Hello everybody, welcome back to the channel. This is Satyam Jain and you are listening me to understand UPSC. In this particular video, let me start with a disclaimer. This might be a bit longer video, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए. इस एक पर्टिकुलर वीडियो में सारी चीज़ें एड्रेस्ड हैं राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग. कट ऑफ के क्या स्पेकुलेशंस चल रहे हैं, सी सेट को लेके जो भी चीज़ें चल रही हैं, देन विल मूव ऑन टू अगर आप मीन्स लिख रहे हैं तो क्या, अगर अभी नहीं श्योर हैं तो क्या, अगर नहीं लिख रहे हैं तो क्या 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 हम ऑल्टरनेटिव्स देख सकते हैं इस बार, EPFO एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सब कुछ इसमें डिस्कस्ड है. लास्ट में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, बहुत टाइम से आई बीन रिसीविंग मैसेजेस, तो SFG का भी इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा कि उसके रिगार्डिंग मेरे क्या थॉट्स हैं, क्या प्लान्स हैं. ओके तो इस वीडियो में हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं और मैं एक भाई की तरह, एक एल्डर ब्रदर की तरह आपको इसमें एडवाइस दूंगा. बिल्कुल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल बात करूंगा, कोई हवा में बात नहीं करूंगा, कोई आपको झूठे होप्स नहीं दूंगा. ठीक है, अभी तक मेरी किसी भी वीडियो पे 99.9% से ज़्यादा का लाइक टू डिसलाइक रेशो नहीं हुआ है. इसमें मैं रिस्क लूँगा क्योंकि मैं ऑनेस्ट बात करूँगा. अगर आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं. मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि बिल्कुल भी अब आप मिसगाइडेड ना रहें क्योंकि इट्स ऑलरेडी 1 जून. ठीक है, तो डायरेक्टली शुरू करते हैं. और आपके जो भी इसके बाद कमेंट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, या तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले बहुत सारे इनिशिएटिव्स वहीं पे रहेंगे जहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि आपको करना क्या है, बट करना कैसे है वो आपके साथ मिलके कराऊंगा. आपको स्ट्रैटेजीज, मटेरियल जो भी चाहिए होगा, प्लान्स सब दूंगा. सो इट विल बी हेल्पफुल अगर आप वो चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो. ओके मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगा, लेकिन मैं फिर भी यही चाहूँगा कि आप एक बार इस वीडियो को पूरा सुन लें क्योंकि इसकी हर एक बात आपसे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, या तो अभी या तो 1 महीना बाद रिलेटेड है. तो एक बार सुन लीजिए पहले ध्यान से पूरा, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हैं पूछ लीजिएगा. ओके चलिए शुरू करते हैं अब. सो सबसे पहली बात है, लेट्स एड्रेस द बिग थिंग विच इज़ द कट ऑफ. ओके सो कट ऑफ में सबसे पहला इशू बहुत बड़ा ये है कि कोचिंग की जो कीज़ हैं वो आ रही हैं बहुत ही बकवास. जो क्वेश्चंस एक दो डायरेक्ट NCERT से भी हैं, वो क्वेश्चंस के भी आंसर्स गलत दिए हुए हैं. अब मैं उन आंसर्स पे, क्वेश्चंस पे नहीं जाऊंगा, बट बहुत ही बकवास कीज़ है. मैंने आज अपने चैनल पे बताया भी था कि लगभग 12 क्वेश्चंस इन GS एंड लगभग 13 क्वेश्चंस इन CSET, ऐसा कोई रेशो है. 10+ का रेशो है दोनों तरफ, 10+ का है दोनों तरफ. द आंसर्स आर वेग, द आंसर्स आर रॉन्ग, द आंसर्स आर डिफरिंग. इट अमाउंट्स टू नियरली 25 to 30 मार्क्स. तो आप अपना स्कोर एक सही कैलकुलेट कर ही नहीं सकते. ये हो गई पहली बात. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ अ डिजास्टर विच हैज़ हैपेंड दिस पर्टिकुलर ईयर. इसीलिए मैंने बार बार बोला है कि इन चीज़ों को चेक मत करिए. तो एक दूसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कोई भी अभी तक मैंने कोई भी इंसान को नहीं देखा है बात करते हुए, वो होता है उन क्वेश्चंस का जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट सब करते हैं लेकिन गलत सबके होते हैं. अटेम्प्ट भी सब करते हैं लेकिन गलत भी सबके होते हैं. ऐसे क्वेश्चंस की संख्या 2021 में लगभग 3 से 4 थी. ये बहुत ध्यान से बात सुनिएगा, किसी ने भी पूरे यूट्यूब पे इसकी बात नहीं करी है क्योंकि सब सिर्फ सुपरफिशियल बात कर रहे हैं. ओके 2022 में इस पर्टिकुलर चीज़ का जो नंबर है वो कम हो गया, वो 0 या 1 था हार्डली. इसीलिए आपने देखा कि डिस्पाइट द इंक्रीज इन सीट्स, इस पर्टिकुलर ईयर की जो कट ऑफ है वो कम नहीं हुई थी ज़्यादा, रेदर इट इंक्रीज बाई 1 मार्क. ओके 2023 में वापस से ऐसे क्वेश्चंस कम से कम 3-4 आ गए हैं. इन क्वेश्चंस की कोई बात नहीं कर रहा है, कोई भी बात नहीं कर रहा है, जिनमें सब ऑल ऑफ द अबव या सब डी मार्क के आते हैं, वैसे वाले क्वेश्चंस हैं ये, लेकिन वो गलत हो जाते हैं एट द एंड. ये कभी भी आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करते हैं, लेकिन ये कट ऑफ जरूर डिसाइड करते हैं. आई होप ये चीज़ समझ में आ रही है. ये कभी भी सिलेक्शन डिसाइड नहीं करते हैं लेकिन ये कट ऑफ जरूर डिसाइड करते हैं, क्योंकि अगर सबका कम हो रहा है तो कट ऑफ अपने आप नीचे चली जाएगी. नो बडी इज टॉकिंग अबाउट दीज क्वेश्चन. सब हवा में मार रहे हैं तीर की, 80 चली जाएगी, 75 चली जाएगी, 70 चली जाएगी, 50 चली जाएगी, 10 चली जाएगी. नो बडी इज टॉकिंग अब लॉजिकली अबाउट दीज क्वेश्चन. तो अगर ये क्वेश्चन 3 भी हैं तो कट ऑफ अपने आप 6 नंबर गिर जाएगी. यही चीज़ आपको 2021 और 2022 में डिफरेंस देखने को मिला था. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. अब दूसरी चीज़, जो आपको एक बहुत बड़ा ट्रैप दिखाया जा रहा है, वो है कि ऐसा है कि बस आप CSET क्लियर करो और मेंस लिखो. अगर आपके CSET में 70 नंबर बन रहे हैं, आप मेंस लिख रहे हो, चाहे आपके GS में 10 भी नंबर बन रहे हो. क्यों? क्योंकि इस बार UPSC को इतने बच्चे ही नहीं मिलेंगे जिन्होंने CSET कर लिया हो क्लियर. लेट मी टेल यू. ठीक है, गुस्सा करना है कुछ भी करना है, ये बिल्कुल ही बकवास बात है.
ये बिल्कुल बिल्कुल ही फालतू की बात है। आई हैव गोन थ्रू इमेंस नंबर ऑफ डेटा, इमेंस अमाउंट ऑफ डेटा, हज़ारों 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 बच्चों का डेटा मैं, प्रतीक भाई ने अपने चैनल पे डाला था, प्रतीक अग्रवाल जो आईपीएस है, और भी बहुत सारे लोग। एंड वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट येस ऑफ कोर्स सी सैट वॉज टफ, बट इसका मतलब पता है आप क्या बोल रहे हो? जो कोचिंग वाले ये बोल रहे हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो 5 लाख बच्चे पेपर में बैठे थे, 4.5 लाख मान लो, उसमें से 15,000 भी सी सेट क्लियर नहीं करेंगे। इसका रेशो निकाल के देखना कितना बैठता है। दिस इज बिल्कुल एब्जर्ड है ये। और पता है ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए होता है क्योंकि आज ये अनाउंस कर दो कि आज भैया आप जो भी सी सेट क्लियर कर लेगा वो कल को मेंस लिखेगा, और अगले दिन मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम, स्कोर एनहेंसमेंट प्रोग्राम, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम बैठ के लॉन्च कर दो। एंड एवरीबडी इज डूइंग दिस विदाउट एनी एक्सेप्शन। आके लोग सिर्फ यही बोल रहे हैं सी सेट की कट ऑफ क्लियर कर लो मेंस लिख लो, सी सेट की कट ऑफ क्लियर कर लो मेंस लिख लो। कुछ नहीं है, प्रे कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर। दे आर जस्ट प्रेइंग अपॉन यू। ठीक है, यू आर द विक्टिम्स हेयर। प्लीज इस चीज में मत फंसिए। ऐसा नहीं होने वाला है बिल्कुल भी कि 15,000 बच्चा भी सी सेट क्लियर ना करे। हाँ, सी सेट वॉज टफ एंड नियरली 50% लोग जो हैं वो इस बार सी सेट में फ्लंक करेंगे, ये गारंटीड है। ठीक है, एक डेटा हमारे पास भी है, बहुत कहीं कहीं हज़ार बच्चों का डेटा हमारे पास भी है। उसका जब आप एस्टिमेशन बड़ा करेंगे, मॉडलिंग करेंगे उसकी, तो आपको दिखता है ये कि 50% के आसपास बच्चा सी सेट में फ्लंक करेगा। ये बात ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 50% हो गया तो क्या 4 लाख बच्चा भी बैठा तो 2 लाख लोग तो सी सेट क्लियर कर रहे हैं ना। कोचिंग वाले बोल रहे हैं 15,000 लोग भी सी सेट क्लियर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपना मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम बेचना है 2500 रुपए का। प्लीज इस चीज के चक्कर में मत फंसिए। आपका कैरियर कोचिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कैरियर कोचिंग के पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सी सेट डेफिनेटली कट ऑफ कम करने वाला है इस बार, दिस गोज विदाउट सेइंग। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सी सेट का एक ड्रैग आएगा कट ऑफ में। ठीक है, GS1 के पेपर टफनेस का ड्रैग आएगा कट ऑफ में। और तीसरा, जो कोई फैक्टर ही नहीं कर रहा है, ये वाले क्वेश्चंस जो आप कोचिंग की किसे देख के अपने गलत तो मार ले रहे हो, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ में कोई इनको काउंट ही नहीं कर रहा है, इनका ड्रैग आएगा। ओके, ये सब करके मैं आपको बस इतना बोलूंगा, अभी आपने जितनी भी कीज से अपने मार्क्स मिलाए हैं, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कहीं भी किसी भी की से, किसी भी अच्छी की से, बकवास बहुत सारी की से उनकी बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी अच्छी की से अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 75 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी की से, सिर्फ एक की से नहीं, किसी भी की से, दोबारा से सुन लीजिए, किसी भी की से अगर आप 75 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो आप आगे कंटिन्यू करिए। ठीक है, प्रिपरेशन अब आपको कैसे करनी है उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ताकि मैं आपको आगे समझा सकूं, अगर ये चीज़ है, अगर आप लोग ऐसे कोई स्कोर कर रहे हो कि 80 क्रॉस कर रहे हो, 85 क्रॉस कर रहे हो, तब तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप सी सेट में कर रहे हो पास, और अगर आप स्कोर कर रहे हो 85 से ज़्यादा, तो आपको सब छोड़ के संन्यास ले लेना चाहिए इसी टाइम, सारे गृहस्थ आश्रम से, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। I'll talk about all of that right now just in a few minutes, but I hope this thing is clear। ये मैं चीज़ क्यों बोल रहा हूँ 75 वाली, क्योंकि कट ऑफ जो है वो गिरेगी, डेफिनेटली गिरेगी। मैंने रीजंस बता दिया आपको। सी सैट देगा कम से कम 2 से 3 मार्क्स का ड्रैग कट ऑफ में। ठीक है, वैकेंसी प्लस जीएस की टफनेस एटसेट्रा एटसेट्रा वो सब मिला के देगा 2 से 3 मार्क्स का ड्रैग कट ऑफ में। और जिस चीज़ को कोई फैक्टर ही नहीं कर रहा है, वो जो 3 से 4 क्वेश्चन हैं, नो बडी इज टॉकिंग अबाउट देम, वो देंगे कम से कम 6 मार्क्स का ड्रैग कट ऑफ में। ओके, एंड इसलिए मैं आपको ये पर्टिकुलर चीज़ बोल रहा हूँ। देखिए, मैं कोई कट ऑफ एस्टिमेशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैंने आज तक कभी की है, ना मुझे समझ में आती है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से और एक बड़ा भाई होने के नाते, ताकि आपको थोड़ा सा मैं एक गाइड कर सकूँ कि आपको आगे क्या करना है एटलीस्ट रिजल्ट तक, तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओके, कोई आपको बोल दे कि 70 जा रही है कट ऑफ, 60 जा रही है कट ऑफ, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। बाकी ठीक है, बाकी जो भी है वो रिजल्ट आने पे पता चली जाएगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सब मेंस लिखें, सब इंटरव्यू दें, सब आईएएस बने, जो होगा वो रिजल्ट पे पता चली जाएगा। ओके, इज दिस थिंग क्लियर? बढ़े आगे, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। तो देखो, सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि भाई आप कंफर्टेबली जो है वो ये जो कट ऑफ है ये क्लियर कर रहे हो, है ना, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आपके दिमाग में सेट हो गई है चीज़ कि ओके आई एम राइटिंग मेंस दिस ईयर। तो ये जो 20 दिन का, अब तो खैर 15 ही दिन के आसपास बचे रहेंगे, 15-16 दिन, ये एज आपको लेना चाहिए।
एक बहुत बड़ा रीज़न देता हूँ, इस बार का जो मेन सेट इज गोइंग टू बी वेरी 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 डिफरेंट. वाई? Because a lot of hardworking, sincere, serious aspirants who are prepared for mains will be ousted. Okay? वो लोग बाहर कर दिए जाएंगे बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द पेपर. एंड अ लॉट ऑफ पीपल, मैं कल से मैसेजेस देख रहा हूँ, सर मेंस का कोई आइडिया नहीं है क्या होता है, प्री क्लियर हो रहा है. क्यों? क्योंकि तुक्के लग गए हैं 4-5. यही है ऑनेस्टी, कोई झूठ नहीं है ना. मैं कोई यहाँ पे शुगर कोट करके बात करूंगा. ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मेहनत से निकालेंगे इस एग्जाम को, इस बार प्रीलिम्स को, लेकिन बहुत सारे लोग लक के बेसिस पे निकालेंगे. ओके, जिसको गुस्सा करना है करो, हकीकत यही है. तो इस टाइम का जो, इस बार का जो मेंस है वो बहुत डिफरेंट होने वाला है. तो अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हो, अगर आप वाकई में चाहते हो, तो एक एज यहीं की यहीं ले लो. डू इट राइट नाउ. सो नाउ द पॉइंट इज कि हाउ विल यू डू इट. ये आपकी कट ऑफ डेट है 20 जून. 20 जून से पहले पहले एक ऑप्शनल का पेपर और एक जीएस का पेपर, इधर GS2 और GS4, ठीक है, ये अपना कंप्लीट कर लो. एक ऑप्शनल का पेपर, एक जीएस का पेपर. GS1 भी कर सकते हो, 3 मत करना, 1 2 4 कुछ भी कर लो. ये उठा के कंप्लीट कर लो बाय 20th जून. अगर आपने ये कर लिया, आपकी इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, यहीं से डिसाइड हो जाएगा. इतने से डिसाइड हो जाएगा कि आपके आगे आने वाले 3 महीने स्ट्रेस में बीतने हैं, प्लान्ड बीतने हैं या बेकार बीतने हैं. अगर मेंस की कट ऑफ क्लियर हो रही है, अगर श्योर हो गए हो, सब छोड़ छाड़ के भूल भाल के लग जाओ. इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, क्योंकि मेंस इस बार बहुत अलग तरीके का होने वाला है. इंटरव्यू कॉल्स ज़्यादा लोगों को आने वाली हैं. पढ़ लो बैठ के. ये जीएस का पेपर कैसे तैयार करना है, मेंस की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, आंसर राइटिंग कैसे करना है, अगर वो सब पे डिस्कस करना है तो मैं वो भी कर दूंगा. और मैं चाहता भी हूँ कि मैं करूँ, क्योंकि मार्केट में कुछ नहीं है, सिर्फ कोर्सेज बिक रहे हैं. और मेरी ना एक बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आंख बंद करके किसी भी कोर्स को परचेज मत करना. क्योंकि कोर्सेज में होते हैं लेक्चर्स 50-50, 60-60 लेक्चर 3-3 घंटे के, और इसमें बोलेंगे कि हम कवर करा रहे हैं एक जीएस का पेपर, क्योंकि इससे कम में कोचिंग कवर करा नहीं सकती अगर वो कॉम्प्रिहेंसिवली करा रही है तो. और आपको इसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप इसका आधा भी टाइम दे दोगे तो बेसिक कवर कर लोगे, और बाकी आधे में कर लोगे सुपर एडवांस प्रिपरेशन. तो प्लीज डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बाय जस्ट बाइंग देयर मेंस मेंटोरशिप एंड मेंस मॉड्यूल प्रोग्राम्स. प्लीज डू नॉट डू दैट. ठीक है, रही बात ये कि ठीक है ये नहीं तो फिर क्या करें, बता दूंगा. एक एक चीज़ बता दूंगा कि कैसे हर एक जीएस पेपर को अप्रोच करना है, कैसे आंसर्स लिखते हैं, कैसे आंसर्स के स्ट्रक्चर बेटर करते हैं, कैसे कंटेंट एंड पोस्ट कंटेंट दोनों चीज़ें डेवलप करी जाती हैं. आई टेल यू एवरीथिंग. बट फॉर द टाइम बीइंग ये चीज़ सबसे बड़ा एज आपको जो देगा अभी इस साल वो ये है. ठीक है, किसी का दुनिया में सिर्फ जीएस और एसए से रैंक 1 नहीं आता है जब तक वो ऑप्शनल में खेल नहीं करके जाता है. तो ऑप्शनल उठा लो, बिल्कुल तैयार कर दो एक पेपर 20 जून तक, कि 21 जून को अगर मैं आपको एक एफएलटी लिखने को दूं उस पर्टिकुलर पेपर का, तो आप बोलो कि लाओ लाके दिखाता हूं 150 नंबर. ये अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो आएगा मज़ा आगे मेंस प्रिपेयर करने में. नहीं तो फिर सारी जनता करेगी, फिर 15,000 लोग तो मेंस प्रिपेयर करेंगे ही, तो कोई मतलब नहीं उस चीज़ का. ठीक है, बात समझ में आ गई. जिसको समझ में आ गई है वो कर लेना, जिसको नहीं समझ में आई है अभी भी कट ऑफ की प्रेडिक्शंस में, कोर्सेज खरीदने में, अंधभक्ति करने में लगे रहना, कुछ नहीं होने जाना है उससे. आगे बात समझ, चलो आगे बढ़ते हैं. अब है दूसरी बात ये कि जो लोग बॉर्डर लाइन पे आ रहे हैं, है ना, जो लोग 10 जगह से 20 जगह से की मिला चुके हैं, एक्सेल शीट बना चुके हैं कीज़ की, और अपने अपने स्कोर मिला चुके हैं. आई हैव मेरे पास एविडेंसेस हैं, लोग कर रहे हैं ये. कोई किसी को नहीं पता क्यों कर रहे हैं, बट कर रहे हैं क्योंकि मन में उतावलापन है. चलो ठीक है, कर लिया तुमने, अब तुम्हें लग रहा है कि तुम बॉर्डर लाइन पे आ गए हो, तो अब क्या करना है तुम्हारे लिए. एक सिंपल सी चीज़ है. बॉर्डर लाइन क्या होती है, वही जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कहीं भी 75 के आसपास स्कोर कर रहे हो, ठीक है, यही आपकी बॉर्डर लाइन है. अगर आप 75 से थोड़ा बहुत कम भी स्कोर कर रहे हो तो भी बॉर्डर लाइन है, 75 से थोड़ा सा ऊपर कर रहे हो तो भी बॉर्डर लाइन है. ओके, अगर आप इस बॉर्डर लाइन वाले इस चीज़ में हो तो ये है आपके लिए सेकेंड अप्रोच, वो है पैरेलल अप्रोच. पैरेलल अप्रोच का क्या मतलब होता है, सबसे पहली चीज़ होती है ये, जितनी भी आपकी मंथली मैगजीन है जहाँ से भी आपने करंट अफेयर किया था उसको रिवाइज कर लो. ठीक है, उसको रिवाइज करके उसमें से नोट्स निकाल लो पेपर के हिसाब से. पेपर के हिसाब से क्या मतलब होता है कि मान लो GS2 है, GS2 में पॉलिटी आनी है, गवर्नेंस आनी है, इंटरनेशनल रिलेशंस आना है. मंथली मैगजीन पढ़ी है तो मंथली मैगजीन 365 पढ़ी है तो 365 वापस से रिवाइज करो, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब निकाल लो. ठीक है, इससे क्या होगा,
इससे दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ क्या कि आपका जीएस का पेपर प्रिपेयर हो जाएगा। दूसरा क्या कि जो आपको ऑल्टरनेटिव एग्जाम देना है, जिसकी बात अभी मैं थोड़ी देर बाद करूंगा, उसमें पूरा का पूरा हेल्प कर जाएगा। तो अगर आप इधर रहोगे तो भी बढ़िया, बहुत बढ़िया, भगवान करे आप इधर ही रहो। अगर आपको ये भी करना पड़ा तो भी आपके लिए चीज़ सेट हो जाएगी। तो ये चीज़ उठा के करने लग जाओ अगर आप बॉर्डर पे आ रहे हो तो, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम्स हैं ये सीएपीएफ में भी हेल्प करेगा, ये बाकी एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा, ईपीएफओ में भी हेल्प करेगा, जिन सब की बात अभी हम करेंगे। सो दिस विल हेल्प यू। मेंस में तो चलो हेल्प करेगा ही। जैसे ही रिजल्ट आता है, सुन लो ध्यान से, जैसे ही रिजल्ट आता है, अगर आपका रिजल्ट आ गया पॉजिटिव, सब छोड़ छाड़ के ऑप्शनल पे लग जाना। उसकी मैं अलग से बता दूंगा, समझा दूंगा, पूरा साथ लेके चलूंगा। और अगर नहीं है तो फिर उसकी चलो ठीक है, अभी बात करेंगे। ठीक है, अब देखो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए भी, ये सबके लिए ही है। अभी मैंने एड्रेस करा, ये कोचिंग क्लासेस नहीं, डायरेक्शन लो, अंडरस्टैंडिंग बनाओ मीन्स की। एक बात प्लीज समझो कि कोचिंग क्लास 10,000 बच्चे लेंगे जो मीन्स लिख रहे हैं, 10 के 10,000 की रैंक नहीं आने वाली है, रैंक 1000 की आएगी। तो ये क्या डिफरेंस है? ये कोचिंग में पैसे भरने से नहीं होता है डिफरेंस। मैं खुद ये धक्के खा चुका हूं, खुद गलतियां कर चुका हूं, प्लीज आपको नहीं करनी है। टेस्ट सीरीज खरीद के बैठ गया, मेक अ वीडियो, मैं दिखाऊंगा इंडिया का टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट, ठीक है, 8,000 10,000 रुपए की टेस्ट सीरीज, और इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन ऐसा कि महारद्दी, महाबेकार, महाघटिया। एंड आई विल शो यू, क्योंकि मैं डरता नहीं हूं किसी से। ठीक है, GS4 का इवैल्यूएशन किया था एक शीट का उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के इवैल्यूएटर ने, और इतना बेकार है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो अगर आप यही सब करते रहोगे तो कैसे वो एज लेके जाओगे, कैसे वो कट डाउन करोगे उस क्लटर को, कैसे वो इंप्रूवमेंट लाओगे अपने स्कोर में? क्योंकि जो आपको बता रहा है कि इंप्रूव कैसे करना है, उसको खुद ही नहीं पता है कि इंप्रूव कैसे करना है। जो ये कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं, कोई मुझे समझाओ तो कि ये कोचिंग क्लासेस के बाद आप कब तो आंसर राइटिंग करोगे, कब तो स्कोर एनहेंसमेंट करोगे, कब तो अपने एडवांस आंसर राइटिंग करोगे? ये सब चीजें करोगे बस क्लासेस लेते रह जाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल GS2 की बात करते हैं। ठीक है, मान लो कोई आपको GS2 की क्लासेस दे रहा है, वो आपको क्या पढ़ाएगा? वो आपको दोबारा से पॉलिटी पढ़ाएगा, आपको दोबारा से गवर्नेंस पढ़ाएगा, आपको दोबारा से IR पढ़ाएगा, आपको दोबारा से सोशल जस्टिस पढ़ाएगा। अरे क्या नहीं पढ़ के आए हो? क्यों अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे हो? इसको रिवाइज करो, आंसर राइटिंग करो, PYQs लिखो, अपने आंसर्स में एनहेंसमेंट करो, एडवांस आंसर राइटिंग करो, और जाके मेंस फोड़ के आओ। सिर्फ क्लास लेते रह जाओगे तो ये सब कब करोगे? क्यों नहीं समझ रहे हो ये चीज? क्यों इतना, मतलब ये कॉमन सेंसिकल चीज है। बस पैसे हैं हमारे पास तो हमें खर्च कर देने हैं। अरे आप कर लो पैसे खर्च, लेकिन उससे आपका कैरियर नहीं बनेगा। तो प्लीज समझो कि मीन्स किस तरीके से होता है, मीन्स में स्कोर किस तरीके से बूस्ट किया जाता है। जो गलतियां मैंने कर ली हैं, कम से कम एटलीस्ट वो तो मत करो। ठीक है, आ गई ये बात समझ में? ओके, अगर यही गलती करते रहोगे नवंबर में, फिर वही पोजीशन में आके खड़े हो जाओगे जब मेंस का रिजल्ट आने वाला होगा। अब क्या करें जी? पिछली बार भी मेंस दिया था, स्कोर नहीं इंप्रूव हो रहा सर, इस बार भी मेंस दिया, इस बार भी इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही सर। कहाँ से आएगी? आप क्या अलग कर रहे हो? आपने क्या चेंज किया अपनी स्ट्रैटेजी में? आपने कैस कब अपनी स्ट्रैटेजी अलाइन करी? बस टेस्ट सीरीज, मॉड्यूल्स, मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम खरीद के बैठ गए हो। खैर ठीक है, आपको खरीदना है तो वो आपकी मर्जी है, कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट प्लीज़ थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कर लीजिएगा। ओके, बिफोर कमिंग टू द ऑल्टरनेटिव्स, लेट्स टॉक अबाउट अ थर्ड थिंग एज वेल। थर्ड थिंग क्या है कि भाई देखो, आप नहीं क्लियर कर रहे हो इस बार का UPSC CSC का प्रीलिम्स। ठीक है, बहुत हो गया रोना धोना, बहुत होगी सारी चीज़ें, अब इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। एक बार यस बोल देते हैं, हाँ नहीं कर रहे हैं क्लियर, नहीं कर रहे हैं क्लियर, कोई नहीं, पाप नहीं हो गया आपसे। ठीक है, आपका ईयर था, आपने लगाया, आपने मेहनत करी, किसी से उसकी जिंदगी के साल उधार तो नहीं मांगे ना, अपने ही थे ना। ठीक है, हो गया एक्सेप्ट, कर लो इसे एक्सेप्ट। और अब बात सुनो आगे, एक्सेप्ट कर लिया, लेट्स मूव ऑन। लेट्स मूव ऑन टू व्हाट? लेट्स मूव ऑन टू कैरियर बिल्डिंग। ठीक है, तो दो चीजें हैं, पहला ये कि 2024 तो हमें देना ही है सर, और हमें जान लगानी है, और दूसरा ये कि हमें ऑल्टरनेटिव अभी जो एग्जाम्स आ रहे हैं वो है। ओके, ये दो चीज़ें हैं। तो अभी जब 2024 देना है तो उसकी बात ज़रा करेंगे बाद में।
चलो पहले 2024 की बात ही कर लेते हैं, मैंने स्लाइड ये पहले डाल दिया क्योंकि ठीक है। तो 2024 जो लोग दे रहे हैं, ऑल्टरनेटिव पे अभी आता हूँ, 2024 जो लोग दे रहे हैं, दो चीज़ें हैं। अगर आपने अभी तक एक या दो ही अटेम्प्ट दिए हैं, अगर आपने अभी तक एक या दो ही अटेम्प्ट दिए हैं, तो एक रिस्क ये ले सकते हो कि एक अटेम्प्ट में और पूरा ढंग से दूंगा। लेकिन ये अटेम्प्ट कैसा होना चाहिए? ये अटेम्प्ट होना चाहिए ऐसा, यू शुड द वंस हु हैव प्रॉपरली कंप्लीटेड देयर प्रिपरेशन। इस अटेम्प्ट के बाद आप इस कैटेगरी में आ जाने चाहिए। जो भी इंसान इस कैटेगरी में है, प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो भी इंसान इस कैटेगरी में है कि उसने अपनी स्टैंडर्ड सोर्सेज, अपना ऑप्शनल, अपनी बेसिक बुक्स, अपने नोट्स ये एक बार कर लिया है, वो प्लीज एक साल बैठ के प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन मत करना, क्योंकि नहीं होती है इतनी लंबी प्रिपरेशन। जिसका ये चीज कंप्लीट नहीं है और जिसको लगता है कि मुझे अभी एक अटेम्प्ट और देना चाहिए, वो रहो साथ में मेरे, मैं कराता हूं कैसे करना है ये। लेकिन जिसका ये हो गया है डन कि भाई हो गया मेरा सेट, मैंने कर लिया आंसर राइटिंग, मैंने बना लिया नोट्स, मेरा हो गया ऑप्शनल तैयार, ये प्रीलिम्स नहीं निकल रहा बस, तो कोई मतलब नहीं है एक साल बैठ के दोबारा से ऑप्शनल और प्रीलिम्स पढ़ने का, कोई भी मीनिंग नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा अभी देख लो, ऑल्टरनेटिव्स की बात अभी हम कर लेंगे। ओके, तो जिनका ये वाली चीज पूरी हो गई है, वो मेंस कब शुरू करना है उन्हें? वंस अगले 2 महीने में आप जो भी आपके ऑल्टरनेटिव एग्जाम्स है वो दे दोगे, उसके बाद हम थोड़ा सा मेंस कर लेंगे मिलके। एक बात, प्रीलिम्स तो वही लेट थोड़ा शुरू करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स एक ही स्पेसिफिक चीज़ होती है, वही चीज़ें समझानी है मुझे आपको, इस बार और अच्छे से समझानी है। कोई कितना भी बोल ले, कितना भी बोल ले, फिर भी अंततः प्रीलिम्स एक पर्टिकुलर तरीका होता है, उसी से क्लियर हो सकता है। क्योंकि सारी, मैं तुक्के के अलावा, तुक्के की बात नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कि लूडो के वो लेके चले गए और हाँ जी जय माता दी मार दिया, नहीं वो नहीं, जो तरीका है, ठीक है, एक ही तरीके हैं, लिमिटेड चीज़ें हैं, वही करनी है। उसके बाद इट इज़ ऑल अबाउट योर डे। हाँ, सी सेट ज़रूरी एक ऐसी चीज़ है भाई जो ज़रूरी है अब करनी। तो खैर इस पे बात बाद में करेंगे कि ये कैसे करना है। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द ऑल्टरनेटिव एग्जाम्स। तो देखो, सबसे पहला जो एग्जाम आपका आ रहा है जस्ट 1 महीने बाद, वो आ रहा है ईपीएफओ एंड एपीएफसी का। ठीक है, इसकी कर लेते हैं थोड़ी सी बात। देखो, ये शायद 2 जुलाई को आपका एग्जाम आ रहा है, ईपीएफओ एंड एपीएफसी एक ही दिन में दोनों पेपर होने वाले हैं। दोनों पेपर हैं ये अलग अलग। पोस्ट है ये बहुत बढ़िया, खासकर जो ये वाली पोस्ट है, इवन दिस इज ऑल्सो गुड, इट इज़ अ डिसेंट पेइंग, डिसेंट ग्रेड, डिसेंट जॉब, ये तो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, कुछ लोग तो ये भी बोल देते हैं कि जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज कस्टम्स है या फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज इनकम टैक्स है, एटलीस्ट उसके लेवल पे है, मतलब एटलीस्ट 90% देयर। ठीक है, तो कुछ लोग तो ये वाली चीज़ भी बोल देते हैं। तो ये वाली जो पोस्ट आ रही है, ये वाले जो पेपर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं अच्छे। अब बात आती है कि ठीक है, तो फिर हम कौन इसकी तैयारी करे और कैसे करे। तो जो 2 लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि उनका मेंस बॉर्डर लाइन पे है और जिनको ये लग रहा है कि उनका नहीं निकल रहा है, मुझे लगता है उन दोनों किस्म के लोगों को इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दिस इज माई ओपिनियन। ठीक है, इसके सिलेबस में वही सब चीज़ें आती हैं, कुछ ज़्यादा नया है नहीं। एक तो वही आती है, इसमें 3 हिस्सों में बांट लो इसके सिलेबस को। देखो मैं समझा देता हूँ, बहुत बेसिक सी स्ट्रैटेजी है कैसे करना है। एक है इंग्लिश प्लस मैथ, ठीक है, दूसरा है जीएस और तीसरा है एक्स्ट्रा। ये 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों को प्रिपेयर करना है। अभी प्रीलिम्स दे के आए हो, जीएस में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, बेसिक मॉडर्न इंडिया, बेसिक इकोनॉमिक्स, बेसिक करंट अफेयर, बेसिक वो सब चीज़ें आता है। करंट अफेयर का बता चुका हूँ मैं, वापस से अपनी जो मैगजीन थी उसको रिवाइज कर लो, उसी में से नोट्स निकाल लो, तो मेंस का भी प्रिपेयर होता रहेगा और आपका इधर ईपीएफओ का भी प्रिपेयर होता रहेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो जीएस का रोज़ मैक्सिमम 1 या 2 घंटे दे के बस एक सब्जेक्ट उठा के वापस से रिवाइज करते रहो, उतने से निकल जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश और मैथ्स जिनका ये वीक है, इस पे काम करना शुरू कर दो पीवाईक्यूज देख के, क्योंकि इंग्लिश इसमें आती है बहुत आसान। लेकिन उनके लिए, जिनके लिए आसान है, जिनके लिए इंग्लिश आसान नहीं, उनके लिए कुछ ऑब्वियसली कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा वो टफ होगा। तो इसीलिए सबसे पहले उठा लो पीवाईक्यूज और देखो कि इंग्लिश और मैथ्स जो है वो कैसी आ रही है, और सिर्फ उन टारगेटेड एरियाज को पकड़ के काम करो। मैं आज डाल दूंगा चैनल पे, आप बोलोगे तो पीडीएफ, और बता भी दूंगा अगर और चाहिए होगा तो। अगर बोलोगे तो किसी को ले भी आएंगे और बताने के लिए कि वो डिटेल में कैसे करना है, लेकिन इतनी डिटेलिंग की ज़रूरत है नहीं। इसके लिए कोई क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
थोड़ा सा बेसिक मटेरियल है वो पढ़ लो, इसके लिए अपना जो बेसिक मटेरियल है वो रिवाइज कर लो। अब आते हैं इस पे, जो आपका एक्स्ट्रा है, जो आपका थर्ड पोर्शन है, जिसमें आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर और ऑडिटिंग आता है। ये वाले जो टॉपिक आते हैं, इसको आपको देना है डेली के कम से कम 4 से 5 घंटे। ठीक है, अगर आप सीरियस हो ईपीएफओ के एग्जाम के बारे में तो इसको आपको टाइम देना है। ठीक है, तो इसकी कौन सी बुक है, इसके कौन से सोर्सेज हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत है नहीं। एक बुक भी आती है इसकी, ठीक है, जो शायद करण चौधरी के नाम से बुक आती है, इट इज़ अ गुड बुक, जिसमें सारी चीज़ें टैकल्ड हैं एक ही बुक में। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, सब उसी में टैकल्ड है। तो उसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर आप उसको ढंग से कवर कर लोगे तो। और इतना टफ होता नहीं है, थोड़ा सा एक प्लंज लो, एक लीप ऑफ फेथ लो और करो, करने से ही होगा। 100 में से 100 क्वेश्चन किसी को नहीं चाहिए होते, यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। ऑलरेडी जो ये वाला पोर्शन है ना, इसमें आप ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो बचेगा सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये प्रिपेयर कर लो और ईपीएफओ का एग्जाम दे आओ, आ जाएगी इंटरव्यू कॉल। ज़्यादा सोचो मत, लग जाओ करने। जितना सोचोगे, जितना डिले करते रहोगे, उतना डिले होता रहेगा। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कुछ नहीं होते, बहुत सिंपल सी 11th और 12th की एनसीईआरटी के पीछे की समरी भी कवर कर लोगे तो भी क्लियर हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, क्रेडिट, डेबिट, बैलेंस शीट के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, लेबर लॉज में 4 कोड जो हैं, ओके, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे अच्छी प्लेलिस्ट बना रखी है लोगों ने, अलग अलग तरीके के चैनल्स पे अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट बनी हुई है, कोई भी एक फॉलो कर लो, उसी से आपके बेसिक क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। उसी को एक बार रिवाइज कर लेना, एग्जाम में पक्का आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, टेस्ट और टेस्ट सीरीज ये सब लगाने की इतनी ज़रूरत है नहीं। पीवाईक्यूज देख लो, पीवाईक्यूज आज मैं पोस्ट कर दूंगा, पीवाईक्यूज देख लो एंड देन जस्ट फोकस अपॉन, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इतना बिल्कुल सिंपल चल रख के चलोगे। थोड़ा सा पेपर फैक्ट्स की तरफ ज़्यादा होता है, तो जब अपना जीएस रिवाइज कर रहे होंगे तो बस फैक्ट्स पे थोड़ा ध्यान देना, एनालिटिकल उतना नहीं होता है। सेम गोज फॉर द थर्ड एक्स्ट्रा पोर्शन एज वेल, इस वाले पोर्शन के लिए भी। ओके, 2-3 प्लेलिस्ट अच्छे अच्छे लोगों की हैं यूट्यूब पे, जरा सा भी सर्च करोगे मिल जाएगा, नहीं तो मैं पूछ के और डिस्कस करके, जो टीम है, जैसे मैंने कल एसएफजी में जब मीट ली तो मैंने उन लोगों को बोला भाई उठो और इसकी प्रिपरेशन करो, तो उन लोगों ने कल ही मीट लेके कल ही पूरा प्लान बना के एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। तो अब आपको देखना है कि ऑलरेडी आपके कॉम्पिटिटर शुरू कर चुके हैं, आपको करना है कि नहीं करना है, या फिर बैठ के बस रोते रहना है, टाइम वेस्ट करते रहना है। नाउ इट इज़ अप टू यू। समझ आ गई बात? तो इसको प्लीज़ उठो और करना शुरू करो। इसका डिटेल्ड सिलेबस बाइफर्केशन ये सब चीज़ें मैं डाल दूंगा चैनल पे, अगर बोलोगे तो डाल ही दूंगा, बोलोगे तो पता नहीं नहीं हाँ या नहीं, क्योंकि आप उठ ही नहीं रहे हो जब अपने बिस्तर से, अब रोते रह रहे हो, रोते रह रहे हो, पेटिशन चलानी है, ये करना है, वो करना है, उठ के पढ़ लो, हो जाएंगी ये सब चीज़ें बाद में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब है दूसरी चीज़, अब आते हैं अगले एग्जाम पे, वो है आरबीआई ग्रेड बी का। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके फॉर्म्स अभी तक खुले हुए हैं। ठीक है, इसका भी एग्ज़ाम आपका यही 10 जुलाई से पहले पहले शेड्यूल्ड है, शायद ऐसे कुछ 8-9 तारीख के आसपास शेड्यूल्ड है। ठीक है, इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसका प्रीलिम्स क्लियर करना आसान है अगर आपका क्यूआरई अच्छा है तो। क्यूआरई अच्छा है तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, और रही बात जो आपका वो वाला स्टेज होता है, मतलब जो जीके वाला होता है, इसमें कुछ नहीं होता, बस 4 महीने की आपकी 60 पेजेस की 4 बुकलेट होती हैं, वो जो 200 पेजेस के आसपास है, उसमें से फैक्ट्स बस रटते जाओ रटते जाओ रटते जाओ, एज इट इज़ पेपर में दिख जाते हैं। बस इसमें कट ऑफ क्लियर करके थोड़ा सा बेटर स्कोर कर दो, क्यूआरई में नंबर खींच जाओ और आपकी मेंस की कॉल आ जाएगी। तो ये पेपर ज़्यादा टफ होता नहीं है अगर आपका क्यूआरई अच्छा है। अगर आपका क्यूआरई अच्छा है, क्योंकि इसमें सीसेट के लेवल से भी अच्छा क्यूआरई आता है, हालांकि अब तो सीसेट में भी भगवान क्या ही आ रहा है, बट ठीक है। ओके, तो जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जैसे मेरी इंग्लिश अच्छी थी तो मुझे इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिला था। मेरे 30 में से शायद 28 या 29, 28.75 या 29 ऐसे कुछ नंबर थे, 28.75 ऐसा कुछ थे शायद। तो मुझे बहुत अच्छा एज मिला था इसमें। मेरी रीजनिंग और क्वांट ठीक है, तो मैंने बस जीके इतना नाम भर का कर लिया था कि मेरी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए, और मैं इसकी कट ऑफ क्लियर कर गया था। एंड ऑल ऑफ दिस वॉज डन बाय मी इन जस्ट 20 days। तो अगर किसी को ये दिख रहा है हाय नहीं हो रहा हमसे, तो नहीं बोलोगे ये कि नहीं हो रहा है तो नहीं होगा फिर, और करके ले जाओगे तो करके ले ही जाओगे, या तो आप करके ले जाओगे, आपका बराबर वाला करके ले जाएगा। तो चुपचाप खड़े होकर पढ़ना शुरू करो। ओके, इसके बारे में और डिटेल जाननी है, आरबीआई कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका क्या होता है, कौन सी बुकलेट्स हैं वो, कैसे इसके फैक्ट्स रटने हैं, वो सब बता दूंगा मैं।
लेकिन तभी जब आप अब उठ के दिखाओगे जील करने की, तो नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है भाई। ठीक है। तीसरी चीज़ आती है ये, बहुत सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स अभी शेड्यूल्ड हैं, जैसे तेलंगाना का अभी प्रीलिम्स दोबारा हो रहा है, शायद जेएनके का अगले महीने है, फिर आपका जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं, जो बाकी चीज़ें हैं वो भी शेड्यूल्ड है, जैसे ये एचसीएस वगैरह हुए हैं, यूपी पीसीएस हुए हैं, इन सब के मेंस आने वाले हैं। तो इस हिसाब से जहाँ जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हो, अगर इसमें आपका कुछ भी ऐसा हो रहा है तो सबसे पहली प्रायोरिटी इसी को दो, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा ओवरलैप होगा, आपके यूपीएससी का सबसे बड़ा ज़्यादा यूज़ होगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे यही रख लो, फिर अपना ईपीएफओ रख लो, फिर अपना आरबीआई रख लो। ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट की आपको चाहिए स्ट्रैटेजी तो बताना, अगर एक डिसेंट अमाउंट ऑफ डिमांड होगी तो मैं किसी न किसी बंदे को ढूंढ लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा सर्किल है जिन लोगों ने क्लियर किए, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जो अच्छे से बताएगा। आगे बात समझ में स्टेट पीसीएस वाली। फिर अगला नंबर आता है सीएपीएफ का। इसमें तो हमारे पास खूब लोग भरे हुए हैं। मैंने खुद पहले अटेम्प्ट में इसका रिटर्न क्लियर किया था, ऋषभ भाई ने पहले अटेम्प्ट में रिटर्न क्लियर किया था, राहुल भाई ने रिटर्न क्लियर किया है इसका। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सीएपीएफ में अगर आपको चाहिए कैसे करना है, क्या करना है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देंगे। ये तो हम ही लोगों ने किया है, आरबीआई मैंने किया ही है, स्टेट पीसीएस हम लोग कर ही चुके हैं अलग अलग, सीएपीएफ हम सब कर ही चुके हैं। बस एक ये एग्ज़ाम है जो हमने खुद नहीं पर्सनली दिया है, ज़रूरत नहीं पड़ी कभी इसलिए नहीं दिया, लेकिन देखने से लग रहा है कि अगर आप ढंग से मेहनत कर दोगे 1 महीना तो इतना टफ है नहीं। क्योंकि देखो अभी जो लोग यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स देख के आए हैं वही लोग निकालेंगे ईपीएफओ सबसे ज़्यादा। मैं गारंटी लेके बता रहा हूँ, किसी भी ईपीएफओ टॉपर का सुन लेना, वो सीएससी का एस्पायरेंट रहा है। क्योंकि हम लोगों को समझ में आ जाता है मेहनत कैसे करनी है, एमसीक्यूज कैसे टैकल करने हैं, हम लोगों को समझ में आ जाती है चीज़। तो वो पूरी की पूरी चीज़ आपकी हेल्प करेगी अगर आप खुद की हेल्प करोगे तो, नहीं तो कुछ नहीं हेल्प करने वाला है। सिंपल सी बात है। ठीक है। सीएपीएफ में कैसे करना है, पेपर 2 कैसे हैंडल करना है, प्रेसी एसए सब कैसे लिखते हैं, सब बता दूंगा मैं। बट यू विल हैव टू स्टैंड अप। ठीक है। फिर जैसे एक और भी एग्जाम्स आ रहे हैं, ये आप थोड़ा देख भी सकते हो, जैसे एक आईबीपीएस आरआरबी का बहुत अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं, बहुत अच्छा पेपर है ये। लास्ट ईयर शायद हमारे एसएफजी से किसी ने क्लियर किया था ये, लास्ट ईयर यहाँ। तो पेपर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल ही अभी हताश होकर निराश होकर बैठ जाओगे। आपकी नॉलेज कहीं जा नहीं रही है, आपकी मेहनत कहीं जा नहीं रही है। एक बार दे लो ये पेपर, अगर अभी नहीं हो रहा है 1-1.5 महीने की तो बात है, उसके बाद वापस से पूरा शुरू कर देंगे यूपीएससी का। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आपको अपने ड्रीम पे गिव अप करना है, मैं नहीं करने दूंगा। आपका ड्रीम है ना यूपीएससी, मैं नहीं गिव अप करने दूंगा, बात खत्म। अभी के लिए उठा के पढ़ना शुरू करो। इसमें से जिस चीज़ पे जो आपको हेल्प चाहिए मुझे बताना, मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। एक मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक टाइम पे अभी इनमें से एक ही चीज़ करना, एक टाइम पे इनमें से एक ही चीज़ करना। अभी अगर आप ईपीएफओ दे रहे हो तो ईपीएफओ दो ढंग से, अगर स्टेट पीसीएस दे रहे हो तो फिर पीसीएस की तैयारी करो ढंग से, अगर आप फॉर एग्जांपल से सीएपीएफ देने वाले हो तो यही करो। क्योंकि अब इन सारी बोर्ड्स में साथ में ट्रेवल करने का टाइम नहीं है। पेपर दे देना जाके, लेकिन तैयारी एक की करो। इससे क्या होगा कि वो पक्का आप निकालने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। फिर उसके कॉन्फिडेंस में दूसरे पेपर दे आओ, लेकिन एटलीस्ट एक पेपर को उठा के तैयारी करो अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से। जैसे अगर आपका ये जीएसटी के अकाउंटिंग वगैरह आप संभाल सकते हो तो ईपीएफओ उठा लो, क्यूआरई संभाल सकते हो तो आरबीआई उठा लो, पीसीएस की थोड़ी तैयारी है तो पीसीएस उठा लो, सीएपीएफ तो यूपीएससी के लाइन्स में बहुत ज़्यादा होता ही है, थोड़ा सा साइंस और थोड़ा सा पेपर 2 टैकल करना होता है, वो बता देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है इतनी बड़ी, अच्छे मार्क्स आए हमारे सबके। ठीक है। एक पेपर पकड़ो, लगो, अगले 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना लगो, ख़त्म करो साइकिल। बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा। और मैं कह रहा हूँ कम से कम काम करने को तो मिलेगा, काम तो करोगे, मेहनत तो करोगे। आगे बात समझ क्लियर है ये चीज़। इसमें से जो हेल्प चाहिए मेरी तरफ से मेरे को बता देना। आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, आपको बुक लिस्ट चाहिए, आपको रिसोर्स मटेरियल चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, मैं कराऊंगा अरेंज, मैं अपनी जान लगा दूंगा। पर अब टाइम आ गया है कि ये रोना धोना बंद करके, बकवास बंद करके खड़े होकर पढ़ाई करो। इज दैट क्लियर? चलें आगे। अब भाई आती है ये वाली बात कि जो कह रहे हैं कि सुनो सर, हमसे तो ना हो रहा, हमने तो सोचा है यूपीएससी करना है, यूपीएससी ही करना है, चाहे अभी करा लो चाहे 2 महीने बाद करा लो, करना यूपीएससी ही है। ये है कैटेगरी के लोग जो मेरी वाली कैटेगरी में आते हैं। मैंने एक टाइम के बाद स्टेट पीसीएस, एक बार मैंने यूपी पीसीएस दिया, तब मेरा मेंस का कॉल आया, मैंने मेंस दिया नहीं। उसके बाद मैंने कभी स्टेट पीसीएस यूपी, अपना यूपी का भी नहीं दिया। बाकी किसी के तो छोड़ ही दो। क्यों? क्योंकि दिमाग में यही था, एक बार सीएपीएफ दिया, उसी बार रिटर्न क्लियर कर लिया, उसके बाद कभी सीएपीएफ नहीं दिया। आरबीआई ग्रेड भी दिया, क्लियर कर ली दोनों स्टेज, लेकिन कभी
उसके बाद पेपर नहीं दिया, क्योंकि दिमाग में यही था कि नहीं यूपीएससी करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में ही होना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे को लगता है कि शायद मेरे दिमाग में भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी दिमाग है, कुछ उसका कर नहीं सकते। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई यही है, ठीक है, फिर तो आ ही जाओ, फिर तो मैं बैठा ही हूँ, फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो जब खेलने फ्रंट फुट पे है तो खेलने फ्रंट फुट पे है। ओके, इसके रिगार्डिंग इसमें सब कैटेगरी के लोग हैं। जो इस बार मीन्स लिखेंगे वो भी हैं इसमें, जो अगले 2024 के लिए जान डालना चाहते हैं वो भी हैं इसमें। इसमें सब कैटेगरी के लोग हैं। 2025 वालों को तो चलो पता नहीं, अभी मेरी कोई वीडियो देख रहा होगा नहीं देख रहा होगा, बट एटलीस्ट ये दोनों जो कैटेगरी के लोग हैं, जो इस बार मीन्स लिखेंगे और जो 2024 देंगे, इसमें भी फिर दो कैटेगरी के लोग हैं। जो पहला अटैम्प्ट देंगे अपना 2024 में, और जो अपना कोई ऐसा अटैम्प्ट देंगे दूसरा तीसरा चौथा या ऐसा कुछ, ये वाले जो कैटेगरी के लोग हैं। ये अगर आपको करना ही है, ढंग से करना ही है, तो आपके लिए फिर है भैया मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, जिस पे मैं पिछले 2-2.5 साल से जान लगा रहा हूँ। ये है फिर आपके लिए, ठीक है। जैसे आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट अनाउंस होगा, उसके कुछ दिन के अंदर अंदर ये चीज़ आ जाएगी आपके सामने। इसमें एंट्री भी मुश्किल है, और उससे ज़्यादा एंट्री तो चलो ठीक है, एक बार को फिर भी लिबरलाइज हो जाएगी, इसमें सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। और इस बार तो इतना हाई कॉम्पिटिटिव मॉडल में लेके आने वाला हूँ, बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव, बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव, विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी ग्रेस, ठीक है। 3 हिस्सों में बांटा जाएगा इसको। एक, जो लोग इस बार मेंस लिखेंगे। दूसरा, जो लोग 2024 में अपना पहला अटैम्प्ट देंगे। तीसरा, जो लोग 2024 में अपना दूसरा या उससे ज़्यादा अटैम्प्ट देंगे, मतलब थोड़ा प्रिपेयर्ड होकर अटैम्प्ट दे रहे हैं, क्योंकि इनको साथ साथ में थोड़ा मेंस भी कराना रहेगा। इनको मेंस से पहले मेंस की तैयारी करानी रहेगी। तो मतलब वो मेरे ऊपर है कि मैं मुझे कैसे कराना है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। बट इस तरीके से इसका जो मॉडल है हम लेके आएंगे इस बार, एंड दिस विल बी दी गेम चेंजर। ये अभी तक जैसे इसका रिजल्ट रहा है ना, मतलब आधा दर्जन सिलेक्शन तो यूपीएससी में हो चुके हैं, 5-6 तो इसी बार हुए हैं, पिछली बार भी हुए थे, और कम से कम आधा एक दर्जन इसमें सिलेक्शन हो चुके हैं स्टेट पीसीएस में। 4 एसडीएम तो अभी बने थे, 4 या 3-4 एसडीएम तो अभी बने थे असम में, बिहार में, यूपी में, गुजरात में, हर जगह बढ़िया रिजल्ट्स हैं। तो ये अपना काम करता है। उड़ीसा, हर जगह, एमपी, यूपी, बिहार तो चलो है ही, हर जगह ये अपना काम करता है। क्यों? क्योंकि इसका मॉडल ही ऐसा है। इसमें मैं ये कुछ नहीं कह रहा कि मैं लिख के दे रहा हूँ और मैं बॉन्ड साइन करा रहा हूँ, लीगल बॉन्ड फलूदा, नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं करवा रहा हूँ। मैं मेहनत करवाऊँगा, आप मेहनत करोगे, बस सिंपल है। मैं डायरेक्शन दिखाऊंगा, आप चलोगे, मैं मेहनत कराऊंगा, आप करोगे। तो जितने भी ये सारी क्वेरीज थी, ये सारी एड्रेस हो गई हैं। ओके, जिस भी ऑल्टरनेटिव एग्ज़ाम के बारे में आपको जानना है मेरे को बता देना, मैं उस पर जिस भी तरीके की आपको चीज़ें चाहिए वो हेल्प में प्रोवाइड करा दूंगा उसी चैनल पे। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मिल ही जाएगा, अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन नहीं किया है तो। दूसरी बात, जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग मेंस लिख रहे हैं भाई, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। जान लगा दो अपनी। जो मेरे से हेल्प चाहिए बताओ, मैं सेशंस ले लूँगा, एसए के, एथिक्स के, जीएस ओरिएंटेशन के। ऑप्शनल तो आपको ही संभालना पड़ेगा। ऑप्शनल में इतना कर सकता हूँ कि जो पॉपुलर ऑप्शनल्स हैं जिनके लोग मेरे पास हैं, जैसे पीएसआईआर हो गया, सोशोलॉजी हो गया, एंथ्रो हो गया, मैथ्स हो गया, ज्योग्राफी भी हो गया, इवन मेरा खुद का फिलॉसफी हो गया, और भी ऑप्शनल्स कुछ। अगर इनमें से कोई ऑप्शनल है आपका, तो आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ चाहिए, मेरे पास लोग हैं, इंटरव्यू गिवन कैंडिडेट्स हैं, गुड स्कोरिंग कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, ये हम कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट बेसिक मिनिमम अपना ऑप्शनल एंड अपना एक जीएस का पेपर उठा लो, ठीक है। ये आपको पता ही आपको कैसे करना है। ये कैसे करना है वही, जैसे मान लो आप GS2 उठा रहे हो, तो अक्टूबर से लेके अपनी मंथली मैगजीन उठा लो। अगर आपने मंथली मैगजीन करी है तो 365 उठा लो, और मई तक की, मई की मैगजीन अभी आ जाएगी, यहाँ तक की मैगजीन्स में से वापस से रिवाइज करके जो भी वैल्यू एडिशन कंटेंट है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिखने, कोई पॉइंट नहीं, कोई इंग्लिश की लाइन्स नहीं, जो भी वैल्यू एडिशन कंटेंट है वो निकाल के साइड रख लो पेपर वाइज। GS2 का अलग रखना है, GS3 का अलग रखना है, इस तरीके से। एथिक्स में क्या लिखना है, एसए में क्या लिखना है, कैसे स्कोर आता है, कैसे स्कोर बढ़ता है, वो सब मैं बता दूंगा। फिलहाल के लिए ये दोनों काम कर लो एंड ऑप्शनल स्टार्ट कर दो। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, फिर दोबारा से कोचिंग्स के चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ पैसे भरे जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला है। एक टाइम के बाद क्लासेस लोगे भी नहीं, आप जब पैनिक करते हुए देखोगे कि भाई सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, आंसर आज तक लिखे नहीं है, PYQs लिखे नहीं है, क्लासेस का करूँ क्या, कहाँ क्या करूँ इनका। मत करना, ठीक है, आज ही वार्न कर रहा हूँ, मत डूबो। बात समझ में आ गई है? मेरी तरफ से इतना ही है।
अब टाइम आ गया है कि आप बाहर आओ इन सब चीज़ों से और वापस से अपने कैरियर अपनी चीज़ों पे फोकस करना शुरू करो। इसमें से जिस भी चीज़ के बारे में डिटेलिंग चाहिए मुझे बता दो, मैं स्टार्ट कराता हूँ। ठीक है। मेंस का प्लान मैं बहुत जल्दी दूंगा। जो भी लोग मेंस अभी पैरेलल में शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई मेरी या तो मेंस की कॉल पक्की हो गई है या फिर मेरा मतलब हैंगिंग है लेकिन मैं स्टिल मेंस पे अपना टाइम डालना चाहता हूँ, अगर ऐसे लोग हैं एक सर्टेन अमाउंट में तो मुझे आज टैग कर दो ग्रुप में। ठीक है, मैं आपको एक दो दिन के अंदर अंदर ही आपका मेंस का कम से कम एक जीएस का पेपर और एक एसए का पेपर शुरू कराता हूँ एंड विल डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। एटलीस्ट रिजल्ट आने तक कुछ तो करके रखें, ऐसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ओके, ये तो अपना फोर्टे है, यहाँ तो खेल ही जाएंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे बात समझ में? बाकी मेरे से कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, वहाँ पे टैग कर देना ग्रुप में। कमेंट्स में भी पूछ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रुप में आओगे तो और आपको बेहतर चीज़ें एड्रेस हो पाएंगी, क्योंकि वहाँ पे मैं बेहतर तरीके से बता सकता हूँ, वॉइस नोट्स डाल सकता हूँ। दूसरे लोग भी हैं वहाँ पे जो आपके साथ के हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से मीन्स लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं, सो देयर इज़ अ गुड कम्युनिटी देयर। ठीक है, उसको और रिफाइन करते हैं कम्युनिटी को। आज सब बकवास हटाता हूँ वहाँ से जितनी भी है, एंड लेट अस डू इट नाउ, लेट अस स्टैंड एंड लेट अस नाउ फाइट। जितना होना था हो गया है भाई अभी ये, अब चलो आगे बढ़ो और अपना काम करते हैं, निपटाते हैं चीज़ें। ठीक है, जिस भी एग्ज़ाम के बारे में आपको जो भी चाहिए, मटेरियल चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मैं पर्सनली अवेलेबल कराऊंगा। हमारे पास तो बंदे हैं भाई, आरपीआई का मैं खुद हूँ, सीएपीएफ के हम लोग हैं सारे के सारे, ईपीएफओ का भी और ढूंढ रहेंगे, ढूंढ नहीं रहेंगे तो भाई इतना तो एक्सपीरियंस हमें हो गया एग्जाम्स का यार, हम बता देंगे और ज़्यादा स्ट्रैटेजी आपको चाहिए तो। लेकिन ये स्ट्रैटेजी और ये सब चीज़ों से आप बाहर निकल के काम करना शुरू करो, पीवाईक्यूज उठाओ, देखो उन्हें, तब तो कुछ होगा। बैठे रहने से कैसे कुछ होगा? सिर्फ रोना धोना ही करना है तो फिर क्या ही मतलब है? या वहाँ पेटिशन चला रहे हैं, वहाँ ये कर रहे हैं, मैं इसके सबके अगेंस्ट नहीं हूँ। आपको ठीक लग रहा है आप करो, एवरीबडी इज़ फ्री टू डू दीज थिंग्स, बट नाउ यू हैव टू मेक अ चॉइस इफ़ यू वांट टू डू दीज थिंग्स और इफ़ यू वांट टू फोकस ऑन योर कैरियर। नाउ द चॉइस इज़ योर्स। आई एम नॉट अगेंस्ट दीज थिंग्स। यहाँ पे आके मुझे बकवास मत करना, मैं कमेंट डिलीट कर दूंगा अगर बकवास करोगे तो। द पॉइंट इज़, सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट के लिए उसका कैरियर होता है, तो कैरियर पे फोकस करो। ठीक है, अंत में सारी चीज़ें धरी रह जाती हैं, इंसान का कैरियर काम आता है, इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी जो करना है ठीक है, आपकी मर्ज़ी। मेरी तरफ से जितना बन पाएगा मैं करूँगा, वो मैं हमेशा करता आया हूँ, मैं अभी भी करूँगा। फॉर द टाइम बिंग, दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ। बहुत जल्द मिलूँगा। विल स्टार्ट मीन्स विल स्टार्ट अदर एग्जाम्स, सब स्टार्ट कराऊँगा, साथ में करूँगा, साथ में करवाऊँगा, नहीं छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं है कुछ भी दिक्कत, यहीं है, यहीं करेंगे, यहीं से हो गए सिलेक्शंस। ख़त्म करते हैं इस मोनोपोली को, सही गाइडेंस लेते हैं, सही काम करते हैं, सिलेक्शंस निकालते हैं। ठीक है, चलिए, आई विल मीट यू सून। जय हिंद, नमस्कार।